गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दिवाकर सिंह, प्रवक्ता हिंदी, राजा शारदा महस इंटर कॉलेज, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र। आज हम पुनः सुमित्रा नंदन पंत की कविता नौका विहार के दो पदों के आगे तीसरे पद की कविता का रसास्वादन करेंगे। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रस्तुत कविता नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत की काव्य पुस्तक गुंजन में संग्रहित है। यह कविता उन्होंने 1932 ईस्वी में लिखी थी और उस समय इलाहाबाद के बगल में प्रतापगढ़ जिला है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के बगल में प्रतापगढ़ जिला है। उस जिले में एक राजभवन है, किला है काला कांकर। उसी समय प्रवास के दौरान एक कविता लिखी गई थी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया मैंने कि सुमित्रा नंदन पंत कुमाऊं जिले के कौसानी ग्राम से आते हैं, जो हिमालय के गोद में बसा एक गाँव है, प्रकृति के वादियों में बसा, प्रकृति की गोद में बसा एक गाँव है। इसलिए पंत जी का प्रकृति से विशेष लगाव था। पंत जी का प्रकृति से विशेष लगाव होने के कारण ही वे उनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम हमें देखने को मिलता है और प्रकृति से लगाव की वजह से प्रकृति प्रेम देखने को मिलता है। और आत्म उद्बोधन अर्थात स्वयं को प्रकृति से जोड़कर स्थापित करने की, परिभाषित करने की शैली सबसे सुंदर और सजीव ढंग से हमें सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में देखने को मिलता है। बच्चों, मैंने दो पदों के माध्यम से, पिछले दो पदों में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से गंगा के सुंदर तटों का वर्णन करते हुए गर्मी के दिनों में गंगा की जो धारा है वह अत्यंत क्षीण हो जाती है, पतली हो जाती है। तो उस क्षीण का धारा का मानवीकरण करते हुए पंत जी ने बताया, एक नारी के रूप में उसे बताया, एक सुंदर युवती के रूप में, सुंदर नारी के रूप में उसे बताया और कहा कि गंगा क्षीणकाय है, दुबली पतली है और वह दुबली पतली सुंदर स्त्री के समान प्रतीत हो रही है। तो दूसरे पद में उन्होंने बताया कि हम चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर, अर्थात चांदनी रात के पहले प्रहर में हम नाव, अपनी नौका लेकर गंगा में प्रवेश कर जाते हैं। और वहाँ पे उन्होंने उस सजीवता के साथ, सुंदरता के साथ वर्णन करते हुए बताया कि किस प्रकार से नावों का झुंड सुंदर हंसिनियों के समान अपने पालों को खोलकर, अपने पालों रूपी पंखों को खोलकर गंगा नदी में तैरने लगा। तो इन सुंदरताओं, इस प्रकार से इस सजीवता और सुंदरता के कारण मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए पंत जी ने अगले पद को लिखा है। आइए हम अपने तीसरे पद की ओर चलते हैं। तीसरा पद पंत जी ने लिखा है कि नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, अर्थात नभ के आकाश के की जो प्रतिबिंब जो जल में पड़ रहा है, उस प्रतिबिंब को ज्योतित कर। आगे मैं पूरी व्याख्या आपको बताऊंगा, पहले कविता में एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल। जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल। फिरती लहरें लुक छिप पल पल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने शुक्र की छवि झलमल। तैरती परी सी जल में कल, रूपहरे कचों में हो ओझल, रूपहरे कचों में हो ओझल। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। बच्चों, इसकी व्याख्या करने से पहले हम आपको कठिन शब्दों के अर्थ बता देते हैं। देखिए, जल हिलोर अर्थात पानी की लहर, विस्फारित नयनों से, विस्फारित नयनों का अर्थ होता है आंखें फाड़ कर, और चल का अर्थ है यहाँ पे चंचलता से। तारक दल मतलब तारों का समूह, तारक दल अर्थात तारों का समूह। ज्योतित का अर्थ होता है प्रकाशित,
जो ज्योतित हो रहा है अर्थात प्रकाशित हो रहा है। और अंतस्थल का अर्थ होता है भीतरी भाग। जो यहाँ अंतस्थल शब्द आया है इसका अर्थ होता है भीतरी भाग, और कच का अर्थ होता है बाल या केश, और तिर्यक मुख मतलब तिरछा मुख, मुख तिरछा किए हुए। तो आइए हम इसकी व्याख्या अर्थात सरलीकरण जानने से पहले इसके प्रसंग कैसे लिखेंगे। संदर्भ तो आप लिख लेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संदर्भ कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नौका विहार नामक कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार प्रकृति के सुकुमार कवि, छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है, जिसकी रचना इस प्रकार से प्रसंग संदर्भ लिख सकते हैं। प्रसंग, इसके भाव, इसका निचोड़ क्या है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि तारों और चंद्रमा की रेशमी किरणों का बड़े ही सजीवता और सुंदरता के साथ कवि ने वर्णन किया है और बताया है कि चंद्रमा किस प्रकार लहरों में लुकता छिपता मतलब छिपता फिर रहा है, तारों का समूह कैसा दिखाई दे रहा है। तमाम बातों का जिक्र प्रस्तुत पद्यखंड में किया गया है। आइए हम इसकी व्याख्या अथवा सरलीकरण कर लेते हैं। देखिए, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। अर्थात कवि सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी नौका जल में आती है, जल में उतरती है, तो उसमें लहरें उठने लगती हैं, और लहरें उठने के कारण जल में प्रतिबिंबित आकाश की जो छवि है वह उसके ओर छोर हिल उठते हैं। अर्थात पूरा आकाश उस जल में प्रतिबिंबित है और वह हिलने डूबने लगता, हिल उठता है। लेकिन आगे कहते हैं कि विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल। अर्थात जैसे ही नौका हमारी आगे बढ़ती, जल शांत होता, तो उस शांत जल में तारों का समूह, तारक दल अर्थात तारों का समूह भी प्रतिबिंबित हो रहा है, और वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह जल के अंतस्थल को अर्थात जल के भीतरी भाग को ज्योतित कर अर्थात प्रकाशित कर, जल के भीतरी भाग को प्रकाशित कर अपने विस्फारित मतलब आंखें फाड़ कर, विस्फारित नैनो मतलब आंखें फाड़ कर कुछ खोजने का प्रयास कर रहा है, कुछ खोजता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक बार फिर पुनः देख लीजिए। कवि कहता है कि जल में प्रतिबिंबित तारों का समूह, शांत जल में प्रतिबिंबित तारों का समूह इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे कि वह जल के भीतरी भाग को प्रकाशित कर अब आंखें फाड़ कर कुछ खोज रहा हो। और आगे कवि ने कहा है, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए विरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। अर्थात आगे उन्होंने कहा है जो तारों का समूह है वह छोटे छोटे दीपों के समान प्रतीत हो रहा है, छोटे छोटे दीपों के समान प्रतीत हो रहा है, और चंद्रमा की किरणों के कारण अपनी चंचलता के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपनी चंचलता के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल की लहरें तारों रूपी छोटे छोटे दीपों को छिपाए हुए इधर उधर लुका छिपी अर्थात इधर उधर छिपने का प्रयास कर रही हैं। फिरती लहरें लुक छिप पल पल अर्थात तारों रूपी छोटे छोटे दीपों को छिपाए हुए गंगा के लहर रूपी आंचल इधर उधर छिपने का प्रयास कर रही है। फिर आगे कवि ने लिखा है कि सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कचों में हो उझल। और सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है। कवि ने कहा कि आकाश का प्रतिबिंब जो जल में पड़ रहा है तो उसमें शुक्र का तारा भी है, तो शुक्र तारे की छवि भी जल में झिलमिला रही है, और वह प्रतिबिंबित होकर एक परी के प्रतिबिंबित होकर शोभा को प्राप्त कर जल में तैरती हुई परी के समान प्रतीत हो रही है, जो कभी चांदी के अर्थात रुपहरे कचों में हो उझल, जो चांदी के समान लहर रूपी सुनहरे लहरों के में ओझल हो जाता। शुक्र तारा कभी परी के समान तैरता हुआ दिखाई देता, तो कभी चांदी के रुपहरे अर्थात सुनहरे
सुंदर बालों में ओझल हो जाता, लहर रूपी बालों में ओझल हो जाता। और अंत में, इस पद के अंत में कवि ने कहा है कि लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अर्थात इसमें कवि ने इसका भी मानवीकरण कवि ने किया है और कहा है जिस प्रकार नव यौवना स्त्री अर्थात अपने यौवन से, अपने सुंदरता से अनभिज्ञ स्त्री कभी अपने घूंघट को लज्जावश छुपा लेती है तो कभी उत्सुकतावश दिखाती है, उत्सुकतावश घूंघट को उघाड़ देती है, उसी प्रकार से कवि ने कहा है कि लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख। अर्थात लहर रूपी घूंघट में दशमी का चंद्र कभी अपने आप को छुपा लेता तो कभी तिरछा मुख किए मोहित करता हुआ, आकर्षित करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से मैंने तीसरे पद की व्याख्या आपको बताई और आगे हम इसके काव्य सौंदर्य को बता दें। तो काव्य सौंदर्य को बताने से पहले हम बता दें कि भाव इसमें एक सारांश का छोटे से शब्दों में, छोटे से वाक्य में, कि इसमें गंगा की सुषमा का वर्णन करने के साथ साथ कवि ने तारों और चंद्रमा का बड़ी ही सजीवता के साथ वर्णन किया है, सुंदरता और सजीवता के साथ वर्णन किया है। और इसमें भी रस श्रृंगार है, क्योंकि श्रृंगार का द्योतक है पूरा पद, तो रस श्रृंगार है। छंद इसमें मुक्तक है, मुक्त छंद का प्रयोग किया है कवि ने। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और अलंकार योजना आप जैसे कि देख सकते हैं कि जल हिलोर, अर्थात यहाँ पे कुछ जगह पे अनुप्रास है तो कहीं पे रूपक है, उपमा है और मानवीकरण अलंकारों का कवि ने बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको तीसरे पद की व्याख्या और काव्य सौंदर्य के विषय में बताया। आइए हम अब आगे चौथे पद की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, आगे नौका विहार का चौथा पद। चौथे पद के पहले तीसरे पद की थोड़ी सी व्याख्या बता दूं। तीसरे पद में कवि ने कहा है कि अब हमारी जो नौका है वह जल में पहुंच चुकी है और लहरों की सुंदरता, लहरों के माध्यम से चंद्रमा और तारों की सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है। आगे चौथे पद में कवि ने कहा है कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलग नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धरा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन बिहग क्या विकल कोक, उड़ता हर ने निज विरह शोक, छाया की को बिलोक। अर्थात पहले हम इसकी व्याख्या करने से पहले कठिन शब्दों के अर्थ बता देते हैं। यहाँ पे चपला का अर्थ है नौका से। ऐसे चपला का अर्थ बिजली भी होता है, लेकिन कवि ने यहाँ इसके अर्थ को नौका से साम्यता प्रकट की है। अर्थात नौका, चपला का अर्थ कवि ने नौका बताया है। कगार का अर्थ होता है किनारा या तट। कृष शब्द का होता है छीड़का या दुबला पतला। कोमल का मतलब समझ रहे हैं, कोमल ही, मृदुल कोमल। अराल का अर्थ होता है टेढ़ी और भ्रू रेखा मतलब भौहें, भ्रू रेखा सी अराल। यहाँ पे उपमा अलंकार है, उसकी तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा, भ्रू रेखा सी अराल। अपलक का मतलब होता है एक टक देखते हुए, एक टक। और प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, और उर्मिल का अर्थ होता है लहरों से युक्त। तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि ने कहा है जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। अर्थात हमारी नौका जब धारा के बीच में पहुंचती है तो दोनों चांदनी के प्रकाश से चमकते किनारे, चांदनी के प्रकाश से चमकते रेतीले किनारे अब हमारे दृष्टि से ओझल होते चले जाते हैं। अर्थात अब हमको किनारे दिखाई नहीं देते। तो कवि ने कहा है कि जब पहुंची चपला बीच धार,
छिप गया चांदनी का कगार, अर्थात चांदनी के प्रकाश से चमकते रेतीले जो दोनों किनारे थे, तट थे, अब हमारे आँखों से ओझल होते चले जा रहे थे। और आगे कवि ने कहा है कि दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। और कबीर ने कहा है कि जब हम बीच धार में पहुंचते हैं, बीच धारा में पहुंचते हैं गंगा के, तो जो उसकी जो दोनों किनारे हैं वे दो विशाल बाजुओं के समान, बाहों के समान प्रतीत हो रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा रूपी धारा, गंगा रूपी क्षीर धारा, मतलब गंगा के समान, गंगा को एक स्त्री के रूप में, गंगा की जो धारा है उसको एक स्त्री के रूप में प्रतिपादित करते हुए, बताते हुए कवि ने कहा कि गंगा रूपी धारा, गंगा के धारा रूपी स्त्री को, गंगा के धारा रूपी स्त्री को आलिंगनबद्ध करने के लिए जो दोनों तट हैं वह अधीर होते हैं, अर्थात अपने धीरज को खो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा धारा रूपी स्त्री के कोमल, दुबले पतले कोमल शरीर को आलिंगनबद्ध करने के लिए दोनों तट रूपी विशाल बाजुएं अधीर हो रहे हैं, अर्थात अपने धीरज को खो रहे हैं। और आगे कवि ने कहा है कि अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, अर्थात कवि ने कहा है कि अत्यधिक दूर क्षितिज पे, पृथ्वी पे, स्थल पे जो वृक्षों की मालाएं हैं, अर्थात वृक्षों की समूह पंक्तियां हैं, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपलक अर्थात एकटक पृथ्वी की छटा को निहार रहे हैं। ये एकटक पृथ्वी की छटा को निहारते हुए आकाश के नीले विशाल आँखों के तिरछे भौहों के समान प्रतीत, टेढ़े अर्थात तिरछे भौहों के समान प्रतीत हो रहे हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, अर्थात दूर जो क्षितिज पे वृक्षों का जो समूह है वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एकटक अर्थात टकटकी बांधे पृथ्वी के छटा को निहारते हुए आकाश के नीलवर्णी विशाल नेत्रों के तिरछे भौहों के समान प्रतीत हो रहा था। और कवि ने आगे कहा है, बड़ी सुंदर ढंग से देखिए, कहा है कि माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धरा में एक द्वीप, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धरा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, अर्थात गंगा की धारा में एक छोटा सा द्वीप दिखाई देता है और जिससे गंगा की लहरें टकराकर वापस पुनः उसी दिशा में लौट जाया करती हैं। और वह छोटा सा द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई छोटा सा बच्चा माँ के छाती से चिपक कर, माँ के हृदय से चिपक कर सोया हुआ हो। और अंत में इस पद के अंत में कवि ने कहा है कि वह कौन विहग क्या विकल कोग, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया को की का बिलोक, अर्थात वह कौन विहग, वह पक्षी कौन है, वह पक्षी कौन है, क्या वह कोक है क्या, जो कोक अर्थात चकवा, कोई वह चकवा पक्षी है क्या जो अपने चकवी पक्षी को खोजता फिर रहा है और आकाश मार्ग से अपनी विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल होकर आकाश मार्ग से ऊपर उड़ता जा रहा है। और जल में अपनी परछाई को देखकर वह चकवी तो नहीं समझ बैठा है, इसलिए कवि ने कहा है कि वह चकवी को समझकर, अपनी परछाई को चकवी ही समझकर क्या वह आकाश मार्ग से उड़ता चला जा रहा है अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए। इस प्रकार से बच्चों, मैंने आपको नौका विहार कविता, जो कि सुमित्रानंदन पंत की गुंजन नामक ग्रंथ में संग्रहित है, इस कविता के चौथे पद की व्याख्या मैंने आपको बताई। इसमें रस, यहाँ पे भी रस श्रृंगार है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, अलंकार, उपमा है, यहाँ देखिए उपमा है तो रूपक है, मानवीकरण है और अनुप्रास है, और छंद यहाँ मुक्तक है। ठीक है बच्चों, अब हम पांचवें पद की ओर चलते हैं। आगे पांचवें पद की ओर हम आ गए हैं। पांचवें पद, पिछले 4 पदों की व्याख्या मैंने आपको बताई। 4 पदों तक आते आते कवि की नौका जल में तैर रही है और जल के ऊपर से चकवा पक्षी अपनी चकवी को खोजते हुए फिर रहा है।
तो कहीं तारों का समूह जल में प्रतिबिंबित होकर दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की किरणें अपनी सुंदरता को बिखेर रही हैं। तमाम बातों की व्याख्या करते हुए कवि ने कहा कि अब हमारी नौका बीच धारा में पहुंच चुकी है। तो कवि कहता है कि पतवार घूमा अब प्रतनु भार, नौका पहुंची बीच धार। डाणों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार। बिखराती जल में तारहार, चांदी के सापों सी रनमल। नाचती रश्मियाँ जल में कल, रेखाओं सी खिंच सरल तरल। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल। फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह। लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। अर्थात कवि ने कहा है कि पतवार घूमा और प्रतनु भार। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। प्रतनु शब्द का अर्थ होता है अत्यंत क्षीण यानी हल्का, और पतवार नाव चलाने वाली जो लग्गी होती है, जो डंडा होता है, उसे हम पतवार कहते हैं। और यहाँ पे मुक्ताफल शब्द आया है। मुक्ताफल शब्द का अर्थ होता है मोती से, और फेनस्फार शब्द का अर्थ होता है बहुत अधिक झाग। फिर उसके बाद कवि ने उडु और शशि, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, और उडु का अर्थ होता है तारे या नक्षत्र। उडु का अर्थ होता है तारे या नक्षत्र। आगे सरिता का अर्थ होता है यहाँ पे नदी। सरिता का अर्थ नदी से है। लतिकाओं मतलब लताएं इत्यादि की बात हो रही है। तो हम इसकी व्याख्या अर्थात सरलीकरण करने से पहले प्रसंग बता देते हैं आपको। तो प्रस्तुत पद्य खंड में कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि अब हमारी जो नौका है बीच धारा में पहुंच चुकी है, और बीच धारा में पहुंचते ही यानी उस सुषमा, उस सुंदरता, सजीवता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि बीच धारा में जब नौका पहुंचती है तो उसका जो भार है वह एकदम हल्का हो जाता है। अर्थात इसका जीवन से उन्होंने साम्य प्रदर्शित किया है कि जब मनुष्य अपने यौवन अर्थात युवावस्था में होता है तो वो सारी चिंताओं से मुक्त होता है, वह अपने आप को हल्का महसूस करता है। उसी प्रकार से कवि ने उस जीवटता को, उस जीवन को साम्यता प्रदर्शित करते हुए यह कविता लिखी है। और आगे उसके तमाम उसके जीवन में चंद्रमा और तारों रूपी स्वप्न रहते हैं। तो इस प्रकार से यह कविता लिखी गई है। इसका प्रसंग आप लिखेंगे, भाव आप समझ जाएंगे तो प्रसंग आप बिल्कुल सरल तरीके से लिख सकते हैं। प्रसंग में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। आइए हम व्याख्या देखते हैं। तो पतवार घूमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। अर्थात कवि कहता है कि जैसी हमारी नौका धारा के बीच में अथाह नदी के अथाह जल में पहुंचती है तो वैसे ही हमारे ये नौका हल्की हो जाती है, अर्थात भार रहित हो जाती है। और वैज्ञानिक सत्य भी है कि अत्यधिक द्रव में तैरने वाली वस्तु भार रहित हो जाती है, भार उसका कम हो जाता है। चूँकि नौका जब किनारे पे थी तो उसमें भार था, वह उसका भार समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे नौका बीच धारा में, जल के बीच धारा में पहुंचती है तो वह भार रहित हो जाती है, अर्थात उसका भार अत्यंत कम हो जाता है। तो कवि ने कहा है कि पतवार घूमा अप्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। अर्थात जैसे ही हमारी नौका धारा, जल धारा के बीच में पहुंचती है वैसे ही वह हल्की हो जाती है। अब हमने पतवार को यानी डाणों को चलाकर नौका को धारा के विपरीत मोड़ दिया। हमने नौका को चलाकर धारा के विपरीत मोड़ दिया, और डाणों को चलाने से अर्थात जो पतवार जिसे नाव खेया जाता है उसको चलाने से अत्यधिक झाग, फेन स्फार अर्थात अत्यधिक झाग उत्पन्न हो रहा था। और कवि ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डाणु रूपी करतल, मतलब डाणु रूपी हथेली, करतल शब्द का अर्थ होता है हथेली, तो डाणु रूपी हथेली से झाग उठाकर झाग रूपी मोती को तोड़कर तारों की माला को मोती रूपी तारों के माला को तोड़कर जल में बिखराती हुई चल रही है। नौका हमारी नौका, कवि कहता है कि जब हमारी नौका जल में चल रही है तो उससे उत्पन्न अत्यधिक झाग
तारों रूपी मोती के माला को तोड़कर जल में बिखराते हुए हमारी नौका आगे बढ़ती चली जा रही है। और आगे कहते हैं, जब जैसे जैसे नौका शांत जल में आगे बढ़ती है तो जल में तमाम रेखाएं खिंच जाती हैं। चंद्र किरणों की वजह से, चंद्रमा के किरणों की वजह से तमाम कई रेखाएं खिंच जाती हैं। तो कवि ने कहा कि वो जो रेखाएं खिंच जा रही हैं वह चांदी के सांपों के समान रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं, चांदी के सांपों के समान रेंगती हुई प्रतीत हो रही हैं। और वह रेखाएं कैसी हैं? रेखाओं से खिंच तरल सरल, अर्थात अनगिनत रेखाएं, अनगिनत चांदी की रेखाएं, चांदी के सांप उस जल में तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। और आगे कवि ने कहा है कि लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल। और जब वह गंगा की लहर विपरीत धारा में नाव चल रही है तो उससे लहर उठता था, और उस उठते हुए लहर में एक चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा की भांति और एक तारा सौ सौ तारे की भांति खिल रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लता रूपी लहर के लता रूपी बेले उस जल में फल फूल रही हों। और अंत में कवि ने कहा है कि अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहसा। अर्थात जैसे जैसे हमारी नौका अब किनारे की ओर जा रही है वैसे वैसे अब जल कम होता चला जा रहा, अर्थात उथला जल होता चला जा रहा है। और हम अपने बांस अर्थात लग्गी से उसकी गहराई को मापते हुए उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो प्रस्तुत जो पद है, इस पद में कवि ने कहा है, शुरू से आप यहाँ तक देखेंगे तो कवि ने इसका जीवन से साम्यता प्रदर्शित किया है, साम्यता बिठाया है और बताया कि पहले हम बच्चे रहते हैं, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था। तो ये 5वें पद में युवावस्था का जिक्र किया गया है कवि के द्वारा। और कहा जैसे हम युवावस्था में होते हैं तो जीवन के तमाम झंझावतों से रहित होते हैं, झंझावतें नहीं रहती हैं। और लेकिन जैसे जैसे अब हमारी अवस्था घटती जाती है, हम प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे हमारा उत्साह धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और लेकिन उस कवि ने कहा है कि फिर भी हम बढ़े घाट को सहसा, अर्थात हम जीवन के तमाम रंगों को जीते हुए उत्साह के साथ जीवन का त्याग करना चाहिए हमें। तो शाश्वत मूल्यों को, शाश्वत सत्य को कवि ने बताया है। और इसमें रस शांत है, क्योंकि